लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में चढ़ते पारे के बावजूद लोगों ने जमकर उत्साह दिखाया। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में देश के कई हिस्सों में बम्पर वोटिंग भी हुई। पहले चरण में 91 सीटों पर कुल 1000 उम्मीदवार जो उनकी चुनावी किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी संसदीय सीटों में मतदान भी संपन्न हो गया है। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के मुताबिक सभी 20 राज्यों की मतदान वाली सीटों पर सामान्य रूप से शांतिपूर्ण मतदान रहा। कुछ इलाकों में हिंसा और बाधा पहुंचाने की शिकायतें जरूर मिली, जिन्हें तुरंत दूर कर दिया गया। पहले चरण में जिन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर करीब 66% और तेलंगाना की 17 सीटों पर 60% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भारी मतदान हुआ। त्रिपुरा में जहां 81.8% मतदान हुआ तो वहीं पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर 81% वोट पड़े हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 2 सीटों बारामूला और जम्मू पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। जम्मू संसदीय क्षेत्र में 74.5% मतदान हुआ, जबकि बारामूला क्षेत्र में 35% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं पहले चरण में महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर 56% मतदान हुआ। राज्य में गढ़चिरौली सीट पर 4 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के नहीं पहुंच पाने के कारण मतदान स्थगित करना पड़ा। वहीं बिहार में लोकसभा की 4 सीटों पर कल करीब 53% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 8 संसदीय सीटों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जिन सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना सीट शामिल है। यहां करीब 64% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ओडिशा की 4 लोकसभा सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ। असम की 5 सीटों में 68%, सिक्किम में 78%, मेघालय में 76%, अरुणाचल प्रदेश में 66%, नागालैंड में 78.76% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85% मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों के लिए भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। Polling has concluded completely in as many as 10 states and union territories. These are Andhra Pradesh, Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Telangana, Uttarakhand, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep. 10 states have concluded their first phase of elections. These states are Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, West Bengal and Uttar Pradesh. 16 states and union territories are yet to begin their polling. As far as the assembly elections are concerned, the polling gets completed today for the states of Andhra Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh. Odisha concluded its first phase of polling for the assembly election being held simultaneously with the national elections of the parliament. राज्य के बंटवारे के बाद तेलंगाना में लोकसभा के लिए भी वोट डाले गए, लेकिन इस चुनावी भागदौड़ के बीच राज्य की निजामाबाद संसदीय सीट ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करने जा रही है। यहां पर अब तक के सबसे ज्यादा ईवीएम मशीनों के जरिए मतदान किया गया। यह रिकॉर्ड जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा सकता है। यहां गुरुवार को मतदान के दौरान रिकॉर्ड संख्या में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस सीट पर 178 किसानों समेत 185 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव अधिकारियों ने गिनीज बुक से संपर्क किया है। वहीं लोकसभा की बाकी बची सीटों के लिए चुनाव प्रचार जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देश भर में जनसभाएं कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में चुनावी रैली करेंगे। सुजय विखे पाटिल अहमदनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं।
ये तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है और इसके बाद वो कर्नाटक के गंगावती में भी रैली करेंगे। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री केरल के कोझिकोड में रैली करेंगे। कोझिकोड में भी तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। और इस समय हम रुख करेंगे अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान का, जो हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अब पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है और अब जो तमाम दलों की नजरें हैं वो आगे के चरणों पर लगी हुई हैं और खासतौर से जो दूसरा और तीसरा चरण है उसे लेकर अब प्रचार ने काफी ज्यादा जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो आज खुद प्रधानमंत्री अहमदनगर सीट पर प्रचार करते नजर आएंगे। फिलहाल किस तरह की सरगर्मियां प्रचार को लेकर? जी देखिए, बहुत अहम है आज का दिन और ख़ास तौर पर बीजेपी के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो बीजेपी जो है उसको ज्वाइन करने वाले हैं। राधा कृष्ण विखे पाटिल, उनके बेटे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अहमदनगर से और अहमदनगर में बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीतती रही है। इस बार सीट बदलकर राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे को दे दिया है और इससे कहीं ना कहीं ये भी जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी में जो इन फाइटिंग चल रही है, एक दूसरे का टांग खींचने की जो कवायद चल रही है, उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा दिख रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, जो टॉल लीडरशिप है, वो उसको कहीं ना कहीं और बूस्ट मिल रहा है महाराष्ट्र में। और पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी और शिवसेना की जो युति है वो काफ़ी उत्साहित है। उनके नेताओं से जब हमारी बात हुई तो वो काफ़ी उत्साहित हैं, जिस तरीके का उनको फीडबैक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला है और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। इसके अलावा हालांकि कांग्रेस पार्टी के भी कई दिग्गज नेता जो है वो आने वाले वक्त में यहाँ पर रैलियाँ करने वाले हैं। दूसरा और तीसरा फेज का जो चुनाव यहाँ पर होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र की जो सीटें हैं वो इस चुनाव में जाने वाली हैं, खानदेश की और मराठवाड़ा की। पानी का मुद्दा काफ़ी यहाँ पर गंभीर समस्या रहा है, किसानों का मुद्दा रहा है और ये मराठवाड़ा का जो इलाका है इसमें नांदेड़ की लोकसभा सीट पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, जो कि अशोक राव चौहान जो अध्यक्ष हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो यहाँ से पिछली बार चुनाव 2014 में केवल 2 सीटें थी, जिनमें से एक ये सीट थी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो अपने पुराने बेस्टीन हैं उनको किसी तरीके से अपने साथ रोक पाए, उन पर दोबारा से जीत हासिल कर पाए। लेकिन जिस तरीके से राधा कृष्ण पाटिल, उनका विखे पाटिल का जो आज बीजेपी में ज्वाइनिंग करने का है वो एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। इन फाइटिंग उसमें दिख रही है और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि लीडरशिप जो है वो अपने नेताओं को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को भी आने वाले चुनाव में जो बचे हुए फेज हैं उसमें भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, महाराष्ट्र से ये जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम में रैलियों को संबोधित किया। असम के मंगलदोई और सिलचर में उन्होंने रैली की और कहा कि उनके विरोधी दल भारत को कमजोर नीति पर चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1971 के युद्ध के बाद अगर कांग्रेस चाहती तो असम से कश्मीर तक की समस्याओं का समाधान कर सकती थी, लेकिन कश्मीर भी जलता रहा और असम की स्थिति भी गंभीर होती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया, साथ ही असम के लोगों को सामान्य सुविधाओं से वंचित भी रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका वोट देश की दशा और दिशा तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत में एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान की व्यवस्था और मजबूत होगी या टुकड़े टुकड़े गैंग सब पर हावी हो जाएगी। ये चुनाव तय करेंगे कि 130 करोड़ भारतीयों का विकास होगा या सिर्फ एक परिवार का होगा। असम से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में रैली को संबोधित किया। आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि वो वंशवाद की राजनीति के लिए सत्ता पाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नक्सलियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है। एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है। आतंकवाद से और नक्सलवाद से
निपटने के लिए हमारे जवानों को खुली छूट रहेगी। मोदी जब फिर आएगा तो इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएगी। इनके वंशवादी राजनीति के दिन लद जाएंगे। ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पहले कर्नाटक के हासन में चुनाव प्रचार करेंगे और इसके बाद वो ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और क्योंझर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी तमिलनाडु में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कृष्णागिरी, सालेम, थेनी और मदुरै में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस समय हम ओडिशा का रुख करेंगे। वहां हमारे संवाददाता अनु दीवान गोपालपुर में मौजूद हैं। अनु, अगर ओडिशा की बात करें तो हम जानते हैं यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो रहे हैं और पहले चरण में भी यहाँ शांतिपूर्वक मतदान देखने को मिला। अब प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है दूसरे और तीसरे चरण के लिए। उसे लेकर क्या सरगर्मियां हैं? आज अमित शाह की भी क्योंझर में रैली है। बिल्कुल प्रीति, पहले चरण का चुनाव जो था बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हालांकि कई जगहों पे लोगों ने भी वोटिंग बॉयकॉट की तो कई जगहों पे लोग नहीं जा पाए, लेकिन अन्य जगहों की बात करें तो काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव रहा। अब दूसरे और तीसरे चरण की बात करें तो अब वक्त बहुत कम बचा है दूसरे चरण के लिए, इसलिए जो प्रचार की रफ्तार है उसने अब गति पकड़ ली है। आज अमित शाह यहाँ पे क्योंझर में रैली करेंगे, वहीं कल नवीन पटनायक कंडमाल में करेंगे, तो उसके ही 16 तारीख के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर और संबलपुर में रैली करेंगे। तो इन सबको आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह सभी पार्टियां जो हैं अपने रफ्तार में तेजी ला रही हैं, क्योंकि वक्त बेहद कम बचा है और पहले चरण के बाद कहीं ना कहीं पार्टियों को अनुमान लग जाता है कि आखिर हवा जो है वो किस ओर जा रही है। इस तरह से यहाँ पे देखा जाए, अब मैं अगर आपसे दूसरे चरण की बात करूँ तो दूसरे चरण का चुनाव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव है, जिसमें से एक है सुंदरगढ़, कंडमाल, बलकानगिरी और बाड़गढ़। इन सब जगहों पर है। अगर हम सुंदरगढ़ की बात करें तो सुंदरगढ़ वो तो अनु दीवान हमें बता रही हैं कि अब दूसरे और तीसरे चरण को लेकर प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और लगातार जो अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता हैं वो इस समय ओडिशा में भी चुनाव प्रचार करते हमें नजर आएंगे। एक बार फिर हम अनु का रुख करते हैं। अनु, आप बता रही हैं किस तरह से महत्वपूर्ण सीटें हैं जो अगले चरण में जहां चुनाव होना है ओडिशा में। बिल्कुल प्रीति, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि दूसरे चरण भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम बातें करें सीटों की तो जैसे सुंदरगढ़ जो सीट है वो बीजेपी की वो सीट है जो साल 2014 में उसने 21 में से एक ये लोकसभा सीट जीती थी और केंद्र में मंत्री बनाया था जोएल ओराम को। इस बार भी वही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है बीजेपी की नज़रें इस सीट के साथ साथ अन्य कई सीटों पर जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हम बात करें अगर कंडमाल से जहाँ बीजेडी ने अपने राज्यसभा के एमपी अच्युत सामंत को यहाँ पे टिकट दिए है, तो वहीं यहाँ से बीजेपी ने बीजेडी से ही पिछले 2014 में चुनाव जीत चुकी प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह को दिया है। यानी कि ये जो कंडमाल की अगर हम लड़ाई की बात करें, कंडमाल में चुनाव की बात करें, तो ये बीजेडी के साथ साथ एक्स बीजेडी एमपी की लड़ाई है जो कि फिलहाल अभी बीजेपी से लड़ रही है। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे बीजेपी जो है इस समय में आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी की नज़रें भी जो है वो वेस्टर्न बेल्ट पर है, जो कि अधिकतम जो इलाका है आदिवासियों का माना जाता है। और अगर हम ये देखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इस तरह से पहले और दूसरे चरण के चुनाव में लगभग वहीं पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और उनको उम्मीद है कि वहीं से उनके जो जीत का आंकड़ा है, जो सीटों का आंकड़ा है, वो वहीं से उन्हें इस साल बढ़ता दिख रहा है। जी प्रीति। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहां दिनाजपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन से मुक्त होना चाहती है और बंगाल ने यह तय कर लिया है कि इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दार्जिलिंग में एक जनसभा में कहा कि अगर एनडीए सरकार दोबारा आती है तो वो देश भर में राष्ट्रीय नागरिकता कानून लागू करेगी। देश का विकास
सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। और दूसरा कारण है ममता के संतरास से मोदी जी ही बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। पूरे देश को मोदी जी के चुनने के लिए एक कारण है, देश को सुरक्षित करना, देश का विकास करना। बंगाल के पास दो कारण है, देश का तो विकास करना ही है, सुरक्षित तो करना है, बंगाल को ये जंगल राज से मुक्त कराने का भी नरेंद्र मोदी एकमात्र रास्ता। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 6-6, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 3 सीटें भी इस चरण में शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी चौथे चरण में मतदान होना है। और इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर नजरें रहेंगी उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी की मुनमुन सेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो का नाम शामिल है। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का सिलसिला जारी है। यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट के लिए कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले सोनिया गांधी और उनके परिवार के लोग कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में उन्होंने हवन किया और इस दौरान सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट तक रोड शो करते हुए सोनिया गांधी पहुंची। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए मतदान 5वें चरण के तहत 6 मई को होना है। सोनिया गांधी का मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह से है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन उन्होंने कल दाखिल किया। अमेठी में नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने रोड शो भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। बुधवार को राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा था। 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी।